हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 4th लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें पढ़ना है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। कल ही बता दिए थे कि के जो है सो वो डिपेंड करता है मीडियम पे, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए सो एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये कूलम्ब्स लॉ का ही छोटा सा पार्ट बच गया था, उन्हीं को कवर किए आज। तो आइए देखिए मेरे साथ परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो कूलम्ब्स लॉ का जिन्होंने वीडियो देखा है उनको भी समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है उनको बता देंगे थोड़ा सा। वैसे ये बेसिक चीज़ें हैं, हर किसी को पता रहता ही है। तो चलिए देखते हैं परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो हेडिंग लगाए हैं क्या, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। आज का टॉपिक यही है। आज का वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा, लगभग 40 से 45 मिनट के बीच का ही होगा, क्योंकि एक छोटा सा ही टॉपिक रह गया था। तो पहले जो है सो कल कूलम्ब्स लॉ जो पढ़े थे उसको देख लेते हैं, क्या कहा गया था कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बातें करते हैं। कहने का मतलब है कि दो चार्ज जब आपस में आती है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होती है। तो अगर लाइक चार्जेज है तो क्या होती है, रिपल्सन, और जब अनलाइक चार्जेज होती है तो अट्रैक्शन होती है। तो कल जो देखे थे थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, और वहीं से जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर मान लीजिए ये कोई Q1 चार्ज था और ये क्या Q2 चार्ज है। अगर इस पे साइन अगर मान के नहीं कुछ दिए हैं तो पॉजिटिव ही मान लीजिए, और इन दोनों के बीच का जो है सो डिस्टेंस क्या है, R है। तो 1 पे जो है सो 2 की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और 2 पे किसके वजह से फोर्स लगेगा, 1 की वजह से। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो दोनों फोर्स क्या होती है, बराबर होती है। तो कल भी हम बात किए थे, और थोड़ा सा जो है सो आज भी कर लेते हैं इसके बारे में। अगर मैग्नीट्यूड में देखें, कहने का मतलब क्या है, इसका अगर मोड लगा कर देखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है फोर्स के, तो ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई बॉडी पे कुछ फोर्स लगा रही है तो उतना ही मैग्नीट्यूड के साथ जो है सो उसी समय दूसरी डायरेक्शन में क्या लगाती है, फोर्स। ये जो है सो एक्शन रिएक्शन पेयर भी है न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और इसको जो है सो जनरली क्या मान लेते हैं, एफ। और एफ का कल फार्मूला हम ड्राइव किए थे, जो एफ इक्वल टू होता है वो के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और ये क्या है, यही है कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट, या इनको फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये फोर्स किस टाइप का है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कांस्टेंट कहते हैं। और के जो है सो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे। के डिपेंड्स ऑन मीडियम। अगर मीडियम चेंज हो जाएगी, अगर कहे कि एयर हो, चाहे वैक्यूम हो, या फिर स्पेस हो, तीनों का एक ही होता है, और उसमें जो है सो के का वैल्यू सबसे कम होता है, और के का वैल्यू जो है सो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, कल बात किए थे। और के जो है सो डिपेंड करता है क्या है, कि के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, इसको जो है सो एप्सिलॉन कहते हैं। ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। ये जो है सो अपने फील्ड को परमिट करता है, ताकि जो है सो ये इंटरेक्शन ऑफ चार्ज होते हैं उसको डिक्रीज करें। तो इसका मतलब क्या होता है, इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज। कहने का मतलब जो है इसको कह सकते हैं एनी मीडियम, मतलब कोई क्या है, किसी मीडियम का
दिख रहा है आप लोगों को, एनी मीडियम permits its own field to decrease interaction between charges। कहने का मतलब अगर कोई जितना ज़्यादा फील्ड जो है सो डेंसर होगा, कहने का मतलब क्या, उसका परमिटिविटी ज़्यादा होगी, तो उनके बीच इंटरेक्शन ऑफ चार्ज के बीच जो फोर्स लगने वाला होता है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका परमिटिविटी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए, क्योंकि फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या परमिटिविटी है, अगर के की डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है और के जो खुद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एप्सिलॉन के, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स इन्वर्सली हो जाएगा। जितना ज़्यादा एप्सिलॉन का वैल्यू होगा, कहने का मतलब परमिटिविटी जो जितना बढ़ेगी मीडियम की, फोर्स का वैल्यू उतना ही कम होगा। इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेज, मतलब ये क्या है कि किसी मीडियम का जो है सो ये क्या परमिट करता अपनी फील्ड को, ताकि वो क्या करे, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज को डिक्रीज कर पाए। तो यही परमिटिविटी है। इसको जो है सो थोड़ा और देख लेते हैं, इसका एसआई यूनिट के बारे में देख लेते हैं। और इसका जो है सो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बात किया जाए तो हम सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए बात किए थे कल, और इसका जो है सो वैल्यू बता देते हैं। तो पहले इतना लिखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, मिटाएं। क्या कह रहा है कि जो द मिनिमम वैल्यू होता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज फॉर वैक्यूम, वैक्यूम कहे चाहे फ्री स्पेस कहे या एयर कहे, तीनों के लिए जो है सो वैक्यूम या फ्री स्पेस की हो जाएगा। और एयर जिसमें क्या है कि सिर्फ एयर हो, मतलब गैसेस कुछ होती है, तो लगभग इनको भी जो है सो वैक्यूम के बराबर ही मान लिया जाता। और ये जो है एयर इज एयर, और ये कितना होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू, मान लेते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और इनका वैल्यू देखा जाए तो ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जो के का वैल्यू है ऐसा यूनिट है, उसका उल्टा हो जाएगा। तो के का पढ़े थे क्या, न्यूटन, कल के का क्या पढ़े थे यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसका रिवर्स कर देना है तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है, ये सबसे मिनिमम होते हैं। कारण कि कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वैक्यूम है या फ्री स्पेस है तो इनका वैल्यू जो उनमें सबसे कम किसका, परमिटिविटी का होता है। तो अगर किसी मीडियम में जाएंगे तो परमिटिविटी का वैल्यू जो है सो क्या इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस डिक्रीज करेगा। मतलब है कि एयर और फोर्स में अगर देखा जाए, सॉरी एयर में या वैक्यूम में देखा जाए तो फोर्स क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अगर किसी मीडियम में जाएंगे तो फोर्स डिक्रीज करते रहता है। आप कैसे डिक्रीज करता है उसको देख लेते हैं। क्या है, द फॉर एनी अदर मीडियम, कोई और मीडियम में देखा जाए तो इसका वैल्यू अगर मान के चलिए मीडियम का एम मान लेते हैं, और क्या ये फ्री स्पेस का, तो ये हमेशा ग्रेटर होता है। क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर इंटरेक्शन ऑफ फोर्स जो लगेगा किसमें, किसी मीडियम में, वो कम होगा। तो इसका मतलब इट मीन्स देख लीजिए यहाँ पे सीधा
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε। अगर हम सिर्फ एयर में देखें, अगर F नोट क्या है एयर में, इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर हम इसी को किसी मीडियम में देख लें तो क्या हो जाएगा, ये 1/4πε मान लीजिए, इसको मीडियम में है, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R। दोनों को जो से डिवाइड कीजिए तो F नॉट अपॉन FM देखा जाए। F नॉट और FM को देखते हैं तो ये क्या कि कहने का मतलब ये निर्वात में फोर्स और किसी मीडियम में फोर्स दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो क्या है यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो मीडियम का जो चले जाएगा ऊपर, क्योंकि इन्वर्स में है ये दोनों के। तो ये एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन और R भी। और यही है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी कुछ नहीं है, कहने का मतलब किसी मीडियम में जो परमिटिविटी है उसको डिवाइड करते हैं किससे, वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। तो उन दोनों का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो कहने का मतलब अगर आप को मान चलिए कि दिया हुआ किसी मीडियम का परमिटिविटी अगर 8 दिया हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो चलिए इसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन M इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फोर्स को लिख सकते हैं किसी मीडियम में, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट मतलब एयर के लिए, और ये एप्सिलॉन R जो है इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, लिखा देते हैं, इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी मीडियम के लिए इसको ऑल्सो नॉन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है, कहने का मतलब परमिटिविटी और परमिटिविटी किसी मीडियम का और एयर का दोनों का जब रेशियो देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको जो है सो एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो बस यही था। आप इन पे जैसे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो मेन फार्मूला आप जो है सो यही याद रखिएगा कि अगर किसी वैक्यूम या फ्री स्पेस में फोर्स है, अगर किसी मीडियम में फोर्स देखेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा कम हो, स्मॉल रहेगा। कितना टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि जनरली अभी हम पढ़े थे, यहाँ से पढ़े ना, तो इसको जो है सो डायरेक्टली एप्सिलॉन R पढ़ेंगे। और यही है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर जब दो सेम चार्ज के बीच जो इंटरेक्शन लग रही है, किसमें, एयर में, दो सेम चार्ज के बीच अगर इंटरेक्शन जब एयर में लग रही है, किसी मीडियम में जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट R टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी बात को जो है सो आगे लिखा भी देते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। लिख लिए। और ये रिलेटिव टर्म है तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, इसका कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होगी। तो ये छोटी बातें थी, देख लीजिए। क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं, इसको चाहे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज लेजर या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज इन एनी मीडियम
in any medium is larger than force of interaction between two same charges in एयर या वैक्यूम। कहने का मतलब है कि अगर दो चार्जेज क्या है कि अगर किसी मीडियम में और वही दो चार्ज को किसी वैक्यूम में लेकर के जाते हैं या फ्री स्पेस में या एयर में रखते हैं, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगी वो हमेशा ग्रेटर होगा। किसके रिस्पेक्ट में? किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये मीडियम में अगर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एप्सिलॉन एम जो है सो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? ये वैक्यूम या फ्री स्पेस का जो है सो परमिटिविटी है। इसका मतलब क्या है कि ये एफ एम होता है लेज़र देन एफ नॉट, और ये दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो एफ नॉट अपॉन एफ एम जो होता है वो लगभग क्या एग्जैक्टली यही होता है। इसको चाहे तो हम मीडियम का डिपेंड अपॉन फ्री स्पेस का। बस इतनी बातें थी रिलेटिव परमिटिविटी का। अगर वाटर का देख लिया जाए रिलेटिव परमिटिविटी क्या, अगर वैसे तो आपको दिया ही रहेगा हमेशा अगर किसी भी मीडियम का देखा जाए तो, लेकिन अगर वाटर का देख लिया जाए तो वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? 81 है। अगर देखा जाए कि मीडियम क्या वाटर है और इनको देखा जाए तो ये 81 है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दो चार्ज के बीच अगर वाटर में लग रही है या वही दो सेम चार्ज किस में है, एयर में या फ्री स्पेस में, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो 81 टाइम्स जो है सो ग्रेटर होगा। किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिख देते हैं, इट मीन्स फोर्स ऑफ, मार्कर छोड़ रहा है, इट मीन्स फोर्स ऑफ interaction between two charges in water is 81 times larger in force of interaction between same charges in वैक्यूम। वैक्यूम के है या फ्री स्पेस के है, बात एक ही है। कह रहा कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दो चार्ज जो लगती है वाटर में, किसमें? वाटर में, वो 81 टाइम्स लेजर होता है। किसमें? लेजर इन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सेम चार्जेज इन वैक्यूम। अगर कोई जो है सो अगर वैक्यूम में अगर लग रहा है फोर्स और वही जो है सो सेम चार्ज किस में है, अगर वाटर में है, तो उन दोनों के बीच का जो है सो कितना रेशियो है? 81 है। तो इसको जो है सो डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन एफ डब्ल्यू इक्वल टू 81। कहने का मतलब दोनों जो है सो अगर रेशियो देखा जाए तो जाहिर सी बात है एयर या फ्री स्पेस में जो है सो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो लगभग कितना टाइम्स ग्रेटर है? 81 टाइम्स ग्रेटर है। तो इनको लिख लीजिए और इन पे जो है सो कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी होंगे जो बोर्ड लेवल के होंगे, या और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी कराए हैं। तो देखिए उससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए देखते हैं, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं और उससे आपका कंसेप्ट जो है सो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है पहला
क्वेश्चन है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम kept at some separation, क्या रहेगा, कुछ दूरी पर रखा गया है, some separation is f in f नॉट मान लीजिए। अगर वैक्यूम का मानते हैं तो क्या मानते हैं, एफ नॉट। कारण कि दिस चार्जेज emerge in liquid then force become F naught by 4 provided separation constant, provided separation between charge is constant। करा फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, फाइंड या डाइलेक्ट्रिक ही कह दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। तो पूछ रहा है कि जो क्या है कि अगर दो चार्जेज, क्या है, दो चार्ज है, कहने का मतलब है कि अगर कोई चार्ज मान लेते Q1 और Q2 है, पहले क्या था, वो वैक्यूम या एयर में था, तो उनके बीच जो इंटरेक्शन ऑफ फोर्स क्या थे, एफ नॉट थी। उसी सेम चार्ज को प्लेस कर दिए हैं किसी ऐसे लिक्विड में जिसका हमको डायरेक्टरी कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी पता नहीं है, लेकिन फोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि फोर्स क्या होता है, 4 टाइम्स कम हो जाता है। तो उनको देखते हैं कि क्या है इसके बीच रिलेशन। तो देखिए कि सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं कि कल ही अभी जो है सो बात किए थे कि अगर कोई भी अगर सेम चार्ज अगर क्या है कि देखिए अगर ये Q1 है और ये Q2, Q1 और Q2 है, तो इनके बीच का सेपरेशन R है। तो फोर्स जो लगने वाला दोनों के बीच जो है सो जनरली हम देखें इनमें, अगर हम चाहे तो फॉर्मूला से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन पहले आप कंसेप्ट समझिए कैसे हो रहा है। एफ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। लेकिन के से अपने को काम नहीं है, क्योंकि हमको मतलब क्या है, डायरेक्टली कांस्टेंट वाला टर्म आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, के की जगह लिखेंगे 1/4 पाई, फ्री स्पेस में लिख रहे हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे इंटू Q1/Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब मीडियम में देख लेते हैं, मीडियम या लिक्विड में ही, तो मीडियम ही रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़िए, यहीं से लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। या इन्हीं को जो है हम क्या लिखे थे, बताए थे कि अगर एप्सिलॉन m है तो इसको क्या लिख, सॉरी, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, तो ये होता है। तो इनको कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 इंटू Q2, क्योंकि डिस्टेंस जो है सो दोनों के बीच क्या कहा गया है, सेम रखा गया है। दोनों का रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू, अगर रेशियो देखा जाए तो सब कैंसिल होकर के हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही बताए थे कि कितना होता है, ये एप्सिलॉन R होता है। क्या है, एप्सिलॉन R होता है। और ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, एफ नॉट किस में है, एयर में या फ्री स्पेस में, और एफ एम क्या है, एफ नॉट बाय दिया गया है कि 4 है। तो चलिए देखिए, एफ नॉट अपॉन एफ नॉट बाय 4 इक्वल टू
एप्सिलॉन आर। ये एफ नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये 4 जो है ऊपर चले जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उस मीडियम का या उस लिक्विड का जिसमें जो है इमर्ज किया गया है उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4 है। ये अपना आंसर आ गया। अगर हम चाहते शॉर्ट कोड तो यहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, सीधा लगाते क्या, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर करते थे। हम आपको समझा दें कि 2 चार्ज अगर ऐसे है तो किस तरह से हुआ होगा, तो आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे इसको एफ नॉट ही लिखते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट बाय 4 इक्वल टू एप्सिलॉन आर। और ये एफ नॉट कैंसिल करके ये 4 ऊपर चले जाता तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो हम आपको जो है सो पूरा तरीका भी बता दिए कैसे हुआ होगा। तो जनरली मीडियम में जो है सो मीडियम क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी जो है सो फ्री स्पेस या वैक्यूम का मल्टीप्लाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये पहला क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, बहुत ईजी था। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर कुछ आपको ज़्यादा क्लियर होना है, मतलब हमको समझाना था, तो हम दिखा दिए कि जो एयर में अगर था तो किस तरह हुआ होगा, और वही फ्री स्पेस में अगर मान के सॉरी किसी मीडियम में दिए हैं तो उनके बीच क्या है, परमिटिविटी इंक्रीज कर गया होगा। तो परमिटिविटी इंक्रीज करने की वजह से क्या है कि ये फोर्स जो है सो डिक्रीज कर गया। तो चलिए इसको लिखिए, लिख लिए। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें क्या, डिस्टेंस को भी चेंज कर देते हैं और मीडियम को भी चेंज कर देते हैं। इस बार क्या गए थे, सिर्फ मीडियम को चेंज किए थे, डिस्टेंस को चेंज नहीं किए थे। तो अभी देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। इसलिए वैक्यूम में एक जो है सो चार्ज को रख देते हैं, जैसे मान के चलिए Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सो देख लीजिए क्या है, D। और फोर्स जो लग रहा है एफ नॉट, सॉरी एफ ही मान लेते हैं, एफ है। कब, ये वैक्यूम है। अब किसी लिक्विड के अंदर जो है सो हम ऑयल मान लेते हैं कि किसी ऑयल के अंदर जो है सो इसको रखे हैं, और इनका डिस्टेंस को भी कम कर देते हैं। क्योंकि एक बार क्या है कि पहले डिस्टेंस सेम रख करके हम देख लिए थे, इस बार दोनों को कर देते हैं। तो इस बार क्या है, डिस्टेंस D/2 हो गया और फोर्स जो है सो F/2 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस के घटने से फोर्स बढ़ना चाहिए। क्या है, डिस्टेंस जब डिक्रीज करते हैं तो कहीं कहा था कूलम्ब्स लॉ कि अगर कोई 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर घटती है तो उनका फोर्स लगने वाले फोर्स जो तो उसके स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, वो घट ही गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई एक ऐसा मीडियम में लाए हैं तो उसका क्या है, परमिटिविटी होगा। और परमिटिविटी क्या है, फ्री स्पेस हो चाहे वैक्यूम हो, उससे क्या होती है, हमेशा ग्रेटर होती है। तो देखिए पहले तो फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब एप्सिलॉन आर ऑफ ऑयल। आप लोग ट्राई करना चाहे तो इसे कर सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत इजी है। लेकिन इसमें डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि इस बार जो है सो एफ नॉट अपॉन एफ एम जो लगा करके कर रहे थे इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर, सेकेंड मेथड बताए थे ना, तो ये यूज नहीं होगा इस बार, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो चुका है। तो ट्राई कीजिए एक बार आप लोग, देखिए चलिए देखिए हम करते हैं ट्राई। अगर हम किस में देखें, फ्री स्पेस या वैक्यूम में देखें, यानी कि एयर में ही चाहे देखें, तो ये F दिया हुआ है और दोनों के बीच फोर्स लगती है क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय D स्क्वायर। और इस बार देखिए क्या है कि ऑयल है, मतलब मीडियम मान लीजिए, तो इसमें क्या दिया, F/2 दिया हुआ है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, क्योंकि हम बताए थे अगर कोई m होता है, जैसे कि इसको जगह पर क्या लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन m,
और एप्सिलॉन एम बताए थे कि एप्सिलॉन एम क्या है, कि रिलेटिव परमिटिविटी टर्म लिए थे, उसको किससे रिलेट करते हैं, वैक्यूम या फ्री स्पेस के परमिटिविटी से। तो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन आर हो गया इंटू Q1/Q2 D/2 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये क्या है, D²/4 हो जाएगा। तो ये 4 को ऊपर उठाकर भेज देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय D² इंटू कर लेते हैं 4/एप्सिलॉन आर। क्योंकि अगर ये देखा जाए और ये देखा जाए तो बात एक ही है। तो चलिए देखिए, F/2 इक्वल टू इतना का जगह क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, F इंटू 4/एप्सिलॉन आर। तो F कैंसिल हो जाएगा, इसको इस तरफ लाइए, उसको उस तरफ भेज दिए। एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो एप्सिलॉन आर मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ चुका है, यानी कि इसको कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल इक्वल टू 8। यही आ गया है। कुछ नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल है। आपको पता है कि अगर एक बार डिस्टेंस को कम कर दिए तो दिखा दिए, दोनों के बीच क्या है कि सेपरेशन को जो है सो कम किए। पहले खास में क्या किए थे, पहले हम सिर्फ मीडियम को चेंज किए थे, इस बार क्या किए, मीडियम को और सेपरेशन दोनों को चेंज कर दिए हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सब कुछ जो है सो क्लियरली समझेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड लेवल से तो नहीं लेकिन कम्पिटिटिव लेवल पूछा जाता है, जैसे जेईई का एग्ज़ाम हो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो। तो हम आपको बताए थे कि जब पढ़ाई रहे तो दोनों तरफ से पढ़ाएंगे। शुरुआत में क्या होंगे, बोर्ड वाले न्यूमेरिकल होंगे, उसके बाद जो है कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे। तो इनको आप लिख लीजिए और उसके बाद देखते हैं अच्छा क्वेश्चन को। उसमें जो है एक नया टर्म आने वाला है, उनको पहले बता देंगे आपको, उसके बाद हम क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और आज का क्वेश्चन लास्ट होगा। ये क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर सस्पेंडेड इन एयर by 2 string of same length। करा कि the string make an angle 60 degree with each other। क्या कर रहा है कि अगर ये क्या है कि दो आइडेंटिकल चार्ज है, चार्ज स्फेयर है, दोनों को सस्पेंड किया गया है किसमें, एयर में पहले। अब तो उनके बीच जो मान के चलिए केस कैसा होगा कि अगर कोई दो चार्ज है, अगर जनरली हम दो चार्ज को लेकर के ऐसे और फिर दोनों को इसी पे कर दें, तो क्या जैसे ही सेम चार्ज होगा, आइडेंटिकल चार्ज है, तो एक जो है दोनों के ऊपर रिपेल करेगा और ये क्या है इस तरह से जो है सो ये हो जाएगा। और इन दोनों के बीच क्या लगने वाला है, फोर्स है 60 डिग्री। इन दोनों के बीच क्या, ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इस तरफ जाएगा किसकी वजह से, ये चार्ज अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा, और रिपेल करने की वजह से क्या एक दूसरे से दूर हो जाएगा। हालांकि इफ होल अरेंजमेंट placed
इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.5 ग्राम पर cc, द एंगल रिमेन सेम। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस सिस्टम को क्या कर दिया हम किसी लिक्विड में प्लेस कर दिए तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जैसे फोर्स कम हो जाएगा। अगर लिक्विड में डालते हैं तो एक बॉयंसी फोर्स लगती है, उसके बारे में भी बात कर देते हैं। रिमेन्स कांस्टेंट, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर ऑफ लिक्विड गिवन डेटा एक है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेयर। कहने का मतलब स्फेयर जिससे बना है उसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर cc। इतना इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है सो आपको शायद समझ में नहीं आ रही, तो फिर समझा देते हैं कि पहले फिगर समझिए। तो कह रहा है कि अगर कोई एक दो आइडेंटिकल स्फेयर बताए थे कि अगर दोनों को अगर लाइक चार्ज है या आइडेंटिकल है तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच जो है सो क्या लाइक चार्ज होगा, शेप एंड साइज भी सब सेम होगा, मास भी सेम होगा। तो इन दोनों जो है सो एक दूसरे को रिपेल कर करके जो है सो कुछ इस तरह का सिचुएशन बना लेता है। इस तरह का सिचुएशन बना लिया है। यह स्फेयर 1 है और यह स्फेयर मान के चलिए 2 है, दोनों आइडेंटिकल है। तो इनके बीच जो है सो फोर्स मान के चलिए कितना हो गया है, मानना क्या ये दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री होता है। कितना दिया गया है, 60 डिग्री है। तो आप देखते हैं कि इनके बीच क्या फोर्स लगता है। तो ये 60 डिग्री है, आप देख लीजिए इनको। अगर इनसे हम क्या करते हैं, एक बीच से अगर मान के चलिए एक डॉट लाइन बनाते हैं ताकि जो है सो हमको क्लियर रहते। ये इस तरफ भी 30 डिग्री हो जाएगा और दूसरी तरफ भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इन पे फोर्स कौन कौन लग रहा है देखिए। एक तो इसके वजह से लगा हुआ तो टेंशन लगेगा ही, क्या ये टेंशन होगा। तो अब टेंशन अगर है तो पहली फोर्स तो देखिए कि mg अट्रैक्ट करेगा ही इसको, सेम इस तरफ भी होगा। और इन पे देखिए एक फोर्स क्या लगेगा, Fe इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज की वजह से। तो इनको जो है सो दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। एक अगर देखा जाए तो ये इसको बैलेंस करने के लिए ये थीटा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है, टी है, तो ये हो जाएगा टी कोस थीटा। जिनके साथ रहता है एंगल बना हुआ तो उनको कोस थीटा लेते हैं, और जो नहीं रहता उसको साइन थीटा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो इन पे भी देखा जाए तो मान के चलिए इस इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सो Fe इधर लगेगा और mg इधर लगेगा। कंपोनेंट सिर्फ इस तरफ तोड़े हैं। अब देखिए यही होल अरेंजमेंट है। कहने का मतलब क्या कि दो स्फेयर था, इनके बीच जो है सो क्या है कि रिपल्सन हुआ। रिपल्सन होने की वजह से क्या एक दूसरे से दूर हो गया। दूर होने की वजह से क्या है कि इनके बीच का एंगल कितना बना था, 60 डिग्री। तो अगर हम देखें तो इस तरफ 30 बना और दूसरी तरफ भी 30 बना है। अगर आइडेंटिकल चार्ज है तो क्या करें, दोनों को सेम रिपेल करेंगे। मतलब मीन पोजीशन देखा जाए, जितना डिस्टेंस पे ये गया है, अगर मीन पोजीशन से देख लिया जाए, अगर ये r डिस्टेंस गया है तो इधर ये भी r जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि दोनों तरफ जो है सो एंगल इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर इसी होल अरेंजमेंट को किसी लिक्विड में डाल देते हैं, क्या करते हैं हम, किसी लिक्विड में डाल देते हैं। मान के चलिए लिक्विड होगा, पहले इसको बना लेते हैं। क्या है, यही एक अरेंजमेंट है। इनको लिक्विड में डाल दिए। एक इन्फॉर्मेशन दिया कि दोनों के बीच का एंगल अब भी सेम है। क्या कहा गया है, दोनों के बीच का एंगल सेम है। तो देखिए ये ग्रेविटेशन फोर्स जो लगती है वो हमेशा तो सेम रहेगा। mg में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। बदलेगा क्या कि ये मीडियम की वजह से फोर्स जो क्या होगा, ये Fe, मतलब इसको Fm मान लेते हैं। कहने का मतलब जो पहले क्या था कि किसी इसको F0 मान लेते हैं।
क्या ये एफ नॉट है, जब एयर में है तो मीडियम है तो एफ एम मान लिए हैं। इस बार क्या हो जाएगा, ये टेंशन कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर जब कोई किसी मीडियम में डाले हैं तो इनके ऊपर क्या है, एक बॉयंसी फोर्स लेगा। और बॉयंसी फोर्स क्या होता है कि अगर कोई मान के चलिए लिक्विड है और ये लिक्विड में अगर कोई भी स्फेरिकल बॉडी या किसी तरह का बॉडी अगर हम डुबोते हैं, यानी कि जब डालते हैं तो इनके बीच एक बॉयंसी फोर्स लगता है, अब थ्रस्ट जिसको यू कहते हैं, या इसी को हम बी से भी डिनोट करते हैं। और ये जो फोर्स निकालने का तरीका क्या है, अगर आप थ्रस्ट फोर्स को देखा जाए, बॉयंसी फोर्स को, इसका नाम क्या है, BUOYANC, बॉयंसी फोर्स। ऐसी को क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। तो ये होता है कि अगर जिसको सबमर्ज किए गए हैं उसका वॉल्यूम और लिक्विड का डेंसिटी, इसका डेंसिटी नहीं, कि इसका मतलब मटेरियल का डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, लिक्विड का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये फोर्स लगती है। इनको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो इनके ऊपर क्या लगेगी, एक बॉयंसी फोर्स लगेगी जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये जो है सो बॉयंसी फोर्स भी इसी के अलोंग लगेगी, जिसके अलोंग जो है सो इसका कंपोनेंट टूटेगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये टी डैश है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, टी डैश कोस थीटा, और इस तरफ भी लगेगा टी डैश साइन थीटा। दिख रहा है आप लोगों को, देखिए कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, एक नया फोर्स आ गया है बॉयंसी, किसकी वजह से, लिक्विड में जब सबमर्ज करते हैं। जैसे आगे आप देखे होंगे कि अगर कोई भी कुएं से अगर पानी कभी निकाले होंगे आप, अब तो कुआं नहीं है, अगर कहीं होगा तो जैसे जनरली फील करने के लिए अगर गिलास में पानी लेकर के आप क्या है कि किसी बाल्टी में या किसी ऐसे मटेरियल में डुबाइए जिसमें पानी पहले से भरा हो, तो पहले देखिएगा जब पानी के अंदर रहता है तो गिलास को उठाना आसान होता है, क्योंकि उसके ऊपर अब थ्रस्ट लगते रहता है। इसको उत्प्लावन बल कहते हैं अगर हिंदी में कहा जाए तो। जैसे हम पानी को बाहर कर लेते हैं, सॉरी गिलास को पानी से बाहर कर लेते हैं, तो उनके बीच जो है बॉयंसी फोर्स जो लग रही थी अब वो नहीं लग रही है, जिसकी वजह से क्या है कि हमको गिलास बाहर कुछ वजन ज़्यादा लगेगा। अगर कोई भी मटेरियल पानी के अंदर है तो हमको क्या हल्का लगता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एक बॉयंसी फोर्स लगती रहती है। तो ये बॉयंसी फोर्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसको आप मिटा देते हैं। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसका भी इस्तेमाल होने वाला है। तो देखा जाए इसमें केस में, देखिए आप कुछ नहीं है, चार फोर्स है, चारों जो है सो बैलेंस है, तभी तो ये क्या है एग्जिस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम को, मतलब इसी जगह पे है। तो पहले देख लीजिए टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा नहीं 30 मानिए, तो दिया हुआ है एंगल 30 इक्वल टू एफ नॉट, और टी कोस थीटा इक्वल टू टी कोस 30 इक्वल टू एम जी। अगर दोनों को डिवाइड कीजिए तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। घबराने की कोई बात नहीं है, साइन थीटा बाय कोस थीटा आप पढ़े होंगे, टेन थीटा, तो यही है। क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन एम जी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दूसरी तरफ देखिए मीडियम में, तो टी डैश साइन थीटा इक्वल टू एफ एम कर सकते हैं, टी डैश साइन थीटा इक्वल टू, मीडियम पे फोर्स लगने वाला है। इस बार देखिए टी कोस थीटा भी लग रहा है ऊपर, थीटा के 30 लिखिए, टी कोस 30 प्लस बी भी ऊपर ही है इक्वल टू एम जी। तो इस बी को उस तरफ भेजिए, टी कोस 30 इक्वल टू एम जी माइनस बी। दिख रहा है आप लोगों को। फिर डिवाइड कीजिए इन दोनों को, टी साइन थीटा, टी डैश साइन थीटा, ये क्या है, टी डैश है, ये टी डैश है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन 30 दिख रहा है अपॉन एफ एम अपॉन एम जी माइनस बी। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखिएगा, दोनों का लेफ्ट साइड जो है सो क्या है, बराबर है, ये टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है, चूँकि दिख गया इतना। तो अब क्या नहीं, अगर दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए इक्वेट करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, एफ नॉट अपॉन एम जी इक्वल टू एफ एम अपॉन एम जी माइनस बी। तो चलिए इसको देख लीजिए, एफ नॉट अपॉन एफ एम एम जी माइनस
mg माइनस बी। तो ये एफ नॉट अपन एफ हम, यही तो होता था रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, और यही पूछ ही रहा है, इक्वल टू mg को आपको इन्फॉर्मेशन कुछ दिया, गिवन डेटा दिया हुआ था किसका, एस्फेयर का। एस्फेयर का डेंसिटी अगर क्या होता है कि अगर किसी का मास देखिएगा तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। अगर इसका देखा जाए मास को डिवाइड करते हैं इसमें वॉल्यूम और डेंसिटी में, तो मास क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। मान लीजिए v है, डेंसिटी कितना है इसका 1.5 है, इंटू रहने दी इतना ही। अगर mg को देख लिया जाए तो इंटू जी हो जाएगा, दिख रहा है। तो उसी तरह से जो v को क्या लिख सकते हैं, इसको v इंटू 15 ग्राम पर सीसी में है, तो दोनों जो है सो इसमें भी ग्राम पर सीसी है, उसमें भी ग्राम पर सीसी, सब ग्राम पर सीसी में है, तो यूनिट को टेंशन की बात नहीं है उस यूनिट के लिए। इंटू जी डिवाइड बाय, ये तो सेम रहेगा, v इंटू 1.5 इंटू जी, माइनस में वॉल्यूम तो अब भी सेम ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किसका लेना है, मटेरियल का, और डेंसिटी इस बार लिक्विड का। लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है 0.5 इंटू जी। आप देखिए वीजी को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ से। वीजी अगर देख लिया जाए इसमें वीजी 1.5 डिवाइड बाय वीजी इंटू 1.5 माइनस 0.5, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ऊपर 1.5 डिवाइड बाय 1.0, तो ई आर इक्वल टू हो जाएगा, आपको अगर डिवाइड कीजिएगा दोनों को पॉइंट हटा करके, तो 15/10, इसको डिवाइड कीजिए 3 टाइम्स, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो 3/2, तो यही आ गया है एप्सिलॉन आर इक्वल टू 3/2। इसमें एक नया कंसेप्ट आया है बॉयंसी फोर्स का। बॉयंसी फोर्स के बारे में अगर आप लोग 11th पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है, यहीं पे लिखा देते हैं, समझाने के लिए था। वी रो किसका, लिक्विड का, इंटू जी, यह है बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स देख लीजिए, कुछ नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर दोबारा लेक्चर को डिवाइड कर से देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है सो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, छोटा सा टॉपिक था, इनको भी कवर कर दिए हैं। आप कल का जो लेक्चर आएगा नेक्स्ट क्लास में वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है सो लगभग 3 लेक्चर लगेगा। कहने का मतलब पहले पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ेंगे, कंटिन्यूस चार्ज के लिए 2 लेक्चर अटेंड किया बनाया गया है, क्योंकि उसमें जो है सो कुछ ज़्यादा ही पोर्शन बड़ा हो रही थी, तो इसलिए उनको जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो 3 लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएगी, और एक जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जाती है तो उसके ऊपर जैसे मूवमेंट होगी, उसके अंदर क्या डिफ्लेक्शन होगी, तो उनके बारे में। तो लगभग 4 लेक्चर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो खास करके जिसके टॉपिक का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे, क्योंकि आप जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड कल स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद समझ लिए पूरा चैप्टर जो गॉस लॉ के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे, अभी कूलम्ब्स लॉ के द्वारा पहले निकालेंगे। तो ठीक है, पहले आप इन लोगों को इसको देख लीजिए, एक बार 2 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, अच्छी तरह से आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।